हेलो फ्रेंड। आज मैं आप सभी से क्लास 11 के प्रोज का फर्स्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे। तो प्रोज का फर्स्ट लेसन है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इस पाठ के जो राइटर हैं वो सर ब्रूकर टी वाशिंगटन जी हैं। तो इस पाठ में लेखक ने एक निग्रो लड़के का वर्णन करते हैं। तो एक निग्रो व्यक्ति होता है जो एक कोयले की खान में काम कर रहा होता है, किंतु उसके मन में शिक्षा के प्रति एक गहरा लगाव था और उस खान में, उस कोयले की खान में कार्य कर रहे मजदूरों के द्वारा वह व्यक्ति एक वर्जीनिया में कहीं स्थित अश्वेत लोगों के लिए खोले गए स्कूल के बारे में उनकी बातें सुनता है। तब वहाँ स्कूल जाने के लिए उस व्यक्ति के अंतर्गत एक प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। फिर वह व्यक्ति उस स्कूल में जाकर के एडमिशन पाता है। तो इस लेसन में लेखक उन सभी कठिनाइयों को, उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी डिफ़िकल्टीज़ को वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है, जो उस व्यक्ति ने अपने उस हैम्पटन जाने के रास्ते में और उस स्कूल में एडमिशन पाने के लिए संघर्ष करता है, जिन मुसीबतों को झेलता है, उन्हीं सारी कठिनाइयों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। और इस पाठ के माध्यम से एट लास्ट हम ये भी देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंतर्गत कितनी दृढ़ शक्ति होती है और कितना कठिन परिश्रम होता है, और कठिन परिश्रम के आधार पर हम प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रत्येक सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास है, कठिन परिश्रम है, मेहनत है। तो आइए अब हम इस लेसन के पैरावाइज हिंदी एक्सप्लेन को समझते हैं। वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. तो वन डे एक दिन, while at work जब कार्य कर रहा था, in the coal mine कोयले की खान में। कोल माइन का मतलब होता है कोयले की खान। कोल माइन में क्या होता है? कोयले की खान होता है। यानी एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, कार्य कर रहा था, तो आई हैपेंड टू ओवर हियर। आई मतलब मुझे, हैपेंड टू ओवर हियर का मतलब होता है सुनने का अवसर प्राप्त हुआ या संयोग बस सुन पाना। तो संयोग से सुना। टू माइनर्स दो मजदूरों के द्वारा, माइनर्स का मतलब होता है उसी खान में काम करने वाले। तो टू माइनर्स दो व्यक्तियों के द्वारा, दो कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा जब टॉकिंग बातें कर रहे थे अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक बड़े स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल अश्वेत लोगों के लिए, समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में कहीं स्थित। एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, तो आई हैपन तब मुझे वर्जीनिया में कहीं स्थित अश्वेत लोगों के लिए खोले गए एक बड़े स्कूल के बारे में बातें कर रहे दो मजदूरों की बातों को मैंने सुना या सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यानी ये पहला अवसर था या पहला समय था, दैट कि आई हैड एवर हियर्ड, कि मैंने कभी सुना था, एनी थिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में। एनी काइंड मतलब प्रकार का सेंस होता है। यानी ये मेरा पहला अवसर था, पहला समय था, तब मैंने कभी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था। दैट वाज मोर प्रीटेंशियस, जो बहुत ही अधिक शानदार था, दैन की अपेक्षा, द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन,
लिटिल कलर्ड स्कूल यानी एक छोटे अश्वेत लोगों के लिए स्कूल इन आवर टाउन हमारे कस्बे में। कहने मतलब यहाँ पर है कि पहले में मेरा पहला अवसर था, पहला समय था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था जो मेरे कस्बे में अश्वेत लोगों के लिए खोले गए उस छोटे स्कूल की अपेक्षा अधिक शानदार था। दूसरा स्टेंजा, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल तो इट सीम्ड टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो एज जैसे ही या जैसे ऐसे दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, दे मतलब वह मतलब वही मजदूर, वेंट ऑन ए वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है तो गो में जाना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गो का मतलब जाना, यहाँ जाने का सेंस नहीं है। तो गो एक वर्ब होती है, लेकिन जब गो के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगा होता है तब वह फ्रेजल वर्ब बन जाती है, तब उस गो ऑन की सेकेंड फॉर्म वेंट ऑन है। तो वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं किसी कार्य को जारी रखने के सेंस में, जैसे केप्ट ऑन होता है वैसे गो ऑन वेंट ऑन एक ही चीज़ है, किसी कार्य को जारी रखने के सेंस में। तो एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग यानी जैसे जैसे या ज्यों ही या जैसे जैसे वह वर्णन कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे द स्कूल के बारे में। कहने मतलब है कि वह इस प्रकार उस स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे थे कि इट सीम्ड टू मी कि मुझे लगा या मुझे प्रतीत हुआ दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि इट मस्ट बी इसे होना चाहिए, बी होना और मस्ट मतलब अवश्य चाहिए का सेंस होता है। तो इट मस्ट बी इसे अवश्य होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट प्लेस सबसे बड़ा स्थान, सबसे पवित्र सबसे अच्छा स्थान ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। कहने मतलब है कि वह मजदूर उस स्कूल के बारे में इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसे पृथ्वी पर सबसे अच्छा सबसे पवित्र स्थान होना चाहिए। To not even heaven presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. तो not even heaven presented, ना भी हेवन मतलब स्वर्ग, प्रेजेंटेड वही उपस्थित होना का सेंस यहाँ पर है। फिर मोर अट्रैक्शन अत्यधिक आकर्षक, कहने मतलब यह कि है कि स्वर्ग से भी अधिक आकर्षक था। फॉर मी मेरे लिए, एट दैट टाइम उस समय, और दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, कहने मतलब अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, यानी उस समय उस हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, उस समय उस वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से भी अधिक स्वर्ग में कोई भी अट्रैक्शन या कोई भी मतलब शानदार स्कूल नहीं था, जो अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, एंड जिसके बारे में वह लोग बातें कर रहे थे, जिसके बारे में वह लोग बातें कर रहे थे। तो आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। तो आई रिजॉल्व मैंने दृढ़ निश्चय किया या मैंने तुरंत तत्काल दृढ़ निश्चय किया, एट वंस तत्काल, रिजॉल्व मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। तो आई रिजॉल्व मैंने दृढ़ निश्चय किया, एट वंस तत्काल, टू गो जाने की, टू दैट स्कूल उस स्कूल को, यानी मैंने तत्काल उस स्कूल को जाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। ऑल्दो यद्यप, आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, यद्यप आई हैड नो आइडिया मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था कि वेयर इट वाज कि वो कहाँ है या कहाँ स्थित है, आर या हाउ मैनी मील्स अवे या वो कितनी मील दूर है, और या हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट या मैं वहाँ किस प्रकार से जाकर पहुँचूँगा। इन चीज़ों का मुझे कोई आइडिया, कोई विचार नहीं था। आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन। तो आई वाज ऑन फायर, आई मतलब मैं वन था, ऑन फायर का मतलब ये आग पर होना का सेंस नहीं, यहाँ पर ऑन फायर मतलब उत्तेजित होना, यानी मैं उत्तेजित था, कॉन्स्टेंटली लगातार, विद वन एम्बिशन एक इच्छा शक्ति के लिए, एम्बिशन मतलब होता है दृढ़ एक तीव्र इच्छा शक्ति। कहने मतलब है कि मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा, लगातार मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति
उत्तेजित हो रही थी। एंड दैट वाज, और वह थी, टू गो टू हैम्पटन, हैम्पटन जाने की। यानी मेरे अंदर एक हैम्पटन जाने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति लगातार बार बार उत्पन्न हो रही थी। तो दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट। दिस थॉट, यह विचार, विद मी, मेरे साथ था, डे एंड नाइट, दिन रात। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह विचार मेरे अंदर, मेरे दिमाग में दिन रात घूम रहा था, दिन रात आ रहा था। थर्ड स्टेंजा है, इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। तो इन द फॉल ऑफ 1872 यानी 1872 के जाड़ों के दिनों में, आई डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, वहाँ जाने की। यहाँ टू मेक एन एफर्ट यानी वहाँ प्रयास होता है, टू गेट देयर वहाँ जाने की। कहने मतलब है कि 1872 के जाड़ों के दिनों में मैंने वहाँ जाने का जो प्रयास था, उस प्रयास का दृढ़ निश्चय किया। कहने मतलब सीधे आप यहाँ ऐसे कहिए कि वहाँ जाने का दृढ़ निश्चय किया। और माई मदर वाज ट्रबल्ड विद ए ग्रेव फियर एंड आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन ए विल्ड गूस चेस। तो माई मदर, मेरी माता जी, वाज ट्रबल्ड, परेशान थी, विद ए ग्रेव फियर, ग्रेव फियर मतलब गंभीर भय से, यानी मेरी माता एक गंभीर भय से पीड़ित थी, परेशान थी। दैट की आई वाज स्टार्टिंग आउट ए विल्ड गूस चेस, आई वाज स्टार्टिंग आउट कि मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ या पीछे पड़ा हुआ हूँ, विल्ड गूस चेस, ए आपके आइटम फ्रेज है। तो विल्ड गूस चेस का मतलब होता है निष्फल प्रयास या निष्फल कार्य। कहने मतलब है कि मैं एक निष्फल कार्य के पीछे पड़ा हुआ हूँ या मैं एक निष्फल प्रयास करने जा रहा हूँ। इस भयंकर भय से या इस गंभीर भय से मेरी माता परेशान थी। तो एट एनी रेट, फिर भी या किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर या किसी भी तरह, आई गॉट, मैंने प्राप्त कर लिया, ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्सेंट, सिर्फ आधे मन से स्वीकृत, कॉन्सेंट मतलब स्वीकृत होता है, फ्रॉम हर, उनसे, उनसे मतलब अपनी माता से, दैट आई माइट स्टार्ट, जिससे मैं वहाँ चल सका। कहने मतलब है फिर भी, एट लास्ट, मेरी माता ने वहाँ जाने के लिए मुझे स्वीकृत प्रदान कर दी। जो स्वीकृत कैसी थी, मतलब इच्छा, उनकी इच्छा से नहीं थी, यानी मतलब बहुत आधे मन से उसने इच्छा स्वीकृत प्रदान की थी, अपने पूरा वहाँ जाने के लिए उनका पूरा मन नहीं था कि वो जाएं वहाँ। तो आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो आई हैड वेरी लिटिल मनी, आई मतलब मेरे, हैड मतलब पास, वही आई हैड के बाद कोई वर्ब नहीं, इसलिए मुझे क्या सेंस देंगे यहाँ पर। तो आई हैड, मेरे पास था, वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़ा धन, यानी मेरे पास बहुत थोड़ा धन था, विद जिससे, टू बाई क्लॉथ, कपड़े खरीद विच टू बाई क्लॉथ, जिससे मैं कपड़े खरीद सकता था, एंड पे, और मैं चुका सकता था, माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मेरे यात्रा का किराया। कहने मतलब यहाँ पर है कि मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए और अपने यात्रा के किराए को पे करने के लिए बहुत थोड़ा धन था या बहुत थोड़े मनी थी, रुपये पैसे थे। माई ब्रदर जॉन, मेरे भाई जॉन ने, हेल्प्ड मी, मेरी सहायता की, ऑल, भरसक या पूरी, यानी मेरे भाई जॉन ने पूरी मेरी मदद की, दैट ही कुड, जितना उससे हो सका, यानी मेरे भाई जॉन से जितना हो सका उसने भरसक मेरी सहायता की। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट वाज नॉट ए गुड डील, लेकिन वास्तव में वो एक अधिक नहीं थी या बहुत अधिक वो सहायता नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम, फाइनली द ग्रेट डे केम, अंततः या अंत में, द ग्रेट डे केम, वह महान दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। तो आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप चैसल दैट कॉन्टेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट। तो आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप चैसल, आई हैड मेरे पास था, ओनली यानी सिर्फ, ए स्मॉल चीप चैसल, ए मतलब एक स्मॉल छोटा, चीप सस्ता, चैसल, चैसल का मतलब बैग होता है, झोला होता है, यानी छोटे बच्चे जो स्कूल को झोले अपने कांधों पर टांग के लेके जाते हैं, उस छोटे से बस्ते को अंग्रेजी में चैसल बोलते हैं। तो आई हैड ओनली ए चीप चैसल, स्मॉल चीप चैसल, यानी मेरे पास एक छोटा सस्ता
बस्ता था, दैट कंटेंट जिसमें रखे हुए थे ए फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग यानी पहनने के कुछ कपड़े, आई कुड गेट जिनका मैं प्रबंध कर सका। कहने मतलब मेरे पास एक छोटा सस्ता बस्ता था और उसमें पहनने के कुछ कपड़े रखे हुए थे जिन कपड़ों का मैं प्रबंध कर सका। तो माई मदर एट द टाइम वाज रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। तो माई मदर एट द टाइम मेरी माता उस समय वाज रैदर वीक जो काफ़ी कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। यानी मेरी माता उस समय बहुत काफ़ी कमज़ोर थी या बहुत अधिक कमज़ोर थी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। तो आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगैन। आई हार्डली मैं बड़ी मुश्किल से ही भी एक्सपेक्टेड आशा कर पा रहा था, टू सी कि उनसे मिल पाऊँगा, उन्हें देख पाऊँगा, हर उन्हें अगैन दोबारा। कहने मतलब है कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊँगा, यह बड़ी मुश्किल से ही आशा हो पा रही थी। एंड दस और इस प्रकार से आवर पार्टिंग हमारी विदाई वाज थी ऑल द मोर सैड बहुत ही अधिक सैड मतलब बहुत ही अधिक दुखीपूर्ण थी। यानी इस प्रकार हमारी विदाई और अधिक दुखीपूर्ण थी। सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। हाउएवर फिर भी सी वाज वेरी ब्रेव फिर भी वो बहुत बहादुर थी, थ्रू इट ऑल इन सब के होते हुए। कहने का मतलब ये है कि इन सब समस्याओं के होते हुए भी मेरी माता ने इसमें बहुत अधिक साहस का परिचय दिया, बहुत अधिक साहस दिखाया। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स। तो द डिस्टेंस दूरी फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन माल्डन से हैम्पटन तक की यानी माल्डन से हैम्पटन तक की दूरी इज अबाउट 500 मील्स यानी लगभग 500 मील्स यानी 500 मील्स है। यानी माल्डन से हैम्पटन तक की दूरी लगभग 500 मील्स है, जो बाई वॉकिंग पैदल चल करके, बेगिंग राइड्स बोथ इन ओगोन्स एंड इन द कार्स। यानी बाई वॉकिंग पैदल चल करके, बेगिंग विनय प्रार्थना पूर्वक, राइड्स इन बोथ इन ओगोन्स एंड कार्स ओगोन तो घोड़ा गाड़ी, एंड इन द कार और कार में। कहने मतलब पैदल चल करके और गाड़ियों में कारों में प्रार्थना पूर्वक बैठ करके, यानी प्रार्थना पूर्वक घोड़ा गाड़ी में जगह प्राप्त करके, कार में जगह प्राप्त करके, इन सम वे किसी तरीके से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज कुछ दिनों बाद, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज यानी काफ़ी दिनों बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन। तो आई रीच्ड मैं पहुंचा, द सिटी ऑफ रिचमंड के शहर में, यानी कुछ या काफ़ी दिनों के बाद मैं रिचमंड के नगर पहुंचा जो वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन यानी जो हैम्पटन से वर्जीनिया तक की दूरी लगभग 82 मील थी। जो व्हेन आई रीच्ड देयर जब मैं वहाँ पहुँचा, तो टायर्ड हंगरी एंड डर्टी, इट वाज लेट इन द नाइट यानी जब मैं वहाँ पहुँचा तो टायर्ड थका हुआ था, हंगरी भूखा था, एंड डर्टी और गंदा था यानी फटे कपड़े भी गंदे हो चुके थे। इट वाज लेट इन द नाइट और काफ़ी अधिक रात में वो देर हो चुकी थी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं थका हुआ, भूखा, गंदा, रात को देर से वहाँ पहुँचा। अगला स्टेंजा है, आई हैड never been in a large city and this rather added to my misery. I had never been in a large city. I had never been, had been लग गया, कौन सा टेंस गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था का सेंस। तो आई हैड नेवर बीन मैंने कभी नहीं रहा था, इन ए लार्ज सिटी ऐसे बड़े शहरों में, यानी इससे पहले मैंने कभी भी बड़े शहर में नहीं रहा था। एंड दिस और इसने, रैदर काफ़ी, अडेड बढ़ा दिया, टू माई माइजरी मेरे कष्टों को। यानी कहने मतलब है कि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसे बड़े शहर में कभी नहीं रहा था
और इसने मेरे कष्टों को और अधिक बढ़ा दिया या काफ़ी अधिक बढ़ा दिया। तो व्हेन आई रीच्ड रिचमंड आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। तो व्हेन आई रीच्ड रिचमंड यानी जब मैं रिचमंड पहुंचा तो आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। मैं वाज था कम्प्लीटली पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से आउट ऑफ मनी धन से बाहर, मतलब यहाँ आउट ऑफ मनी मतलब धन खर्च होने का सेंस है। कहने मतलब है कि जब मैं रिचमंड पहुंचा तब मेरे पास धन भी बिल्कुल नहीं बचा था या मेरे पास धन बिल्कुल भी खर्च हो चुका था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वाइंटेंस इन द प्लेस। आई हैड नॉट मेरे पास नहीं था, ए सिंगल सिर्फ एक, एक्वाइंटेंस का मतलब होता है परिचित व्यक्ति, इन द प्लेस उस स्थान में। कहने मतलब है मेरे पास उस स्थान में एक भी परिचित व्यक्ति नहीं था या मुझे जानने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड और बीइंग अनयूज्ड टू सिटीज वे, एंड बीइंग अनयूज्ड और वहाँ अनभिज्ञ होकर के टू सिटीज वेज वहाँ शहर के रास्तों को। कहना मतलब वहाँ पर है कि उस स्थान पर मुझसे मेरा परिचित कोई भी व्यक्ति नहीं था और मैं उन शहर के रास्तों से भी अनभिज्ञ था। अनयूज्ड मतलब होता है जिनका कोई प्रयोग ना किया हो, अनयूज्ड अनभिज्ञ था यानी, और मैं शहर के उस रास्तों से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ होकर के आई डिड नॉट नो वेयर टू गो। आई डिडंट नो वेयर टू गो, मुझे पता नहीं था कि वेयर टू गो कि मुझे कहाँ जाना है या कहाँ जाऊँ, यानी मुझे कुछ जानकारी नहीं हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ या मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉगिंग बट दे ऑल वांटेड मनी। तो आई आस्क्ड मैंने पूछताछ किया, एट सेवरल प्लेसेस कई स्थानों पर, फॉर लॉगिंग रहने के या ठहरने के लिए, स्थान के लिए, यानी मैंने कई स्थानों पर रुकने के लिए पूछताछ की। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वह सभी क्या चाहते थे, धन। किसके लिए, अपने रूम के लिए या ठहरने के लिए जो स्थान देते थे उसके लिए कुछ उनको धन चाहिए था। तो वही लिखा है कि मैंने कई स्थानों पर ठहरने के लिए स्थान के बारे में पूछताछ की लेकिन वह सभी इसके लिए धन चाहते थे। एंड दैट वाज और वह था कि व्हाट आई डिड नॉट हैव जो मेरे पास नहीं था, यानी और वह था कि जो मेरे पास धन भी नहीं था। जो नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉल्क्ड द स्ट्रीट। तो नोइंग नथिंग मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, एल्स बेटर टू डू इससे अच्छा करने के लिए, आई वॉल्क्ड द स्ट्रीट उस गलियों में टहलने के सिवाय। कहने मतलब यहाँ पर है कि वहाँ की गलियों में टहलने के बजाय मैं अच्छा क्या करूं इसका मुझे पता नहीं था। क्या मतलब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं सिर्फ उस वहाँ की गलियों में टहलता रहा। अगला स्टेंजा आपका है, आई मस्ट हैव वॉल्क्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। आई मस्ट हैव वॉल्क्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। आई मस्ट हैव वॉल्क्ड मैं टहलता रहा, द स्ट्रीट गलियों में, टिल आफ्टर मिडनाइट आधी रात तक, यानी मैं आधी रात तक वहाँ की गलियों में टहलता रहा। एट लास्ट अंत में, आई बिकेम सो एक्सॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। यानी एट लास्ट अंत में, आई बिकेम मैं हो गया, सो अत्यंत या बहुत अधिक, एक्सॉस्टेड मतलब होता है बहुत ही थका हुआ, यानी अंत में मैं बहुत अधिक थक गया। दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर कि अब मुझे और अधिक समय के लिए चला नहीं जा सकता था, यानी अंत में मैं अत्यधिक थक गया कि मुझसे और अधिक समय नहीं चला जा सकता था। आई वॉज टायर्ड मैं थका हुआ था, आई वॉज हंग्री मैं भूखा था, आई वॉज एवरीथिंग मेरे पास सब कुछ था, बट डिस्करेज्ड लेकिन हतोत्साहित नहीं था। कहने मतलब यहाँ पर है बट का लेकिन सेंस भी होता है, बट का मतलब सिवाय का भी सेंस होता है, तो यहाँ पर वही सिवाय का सेंस से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए आप। तो आई वाज टायर्ड थका हुआ था, भूखा था, सब कुछ था सिवाय डिस्करेज के। कहने मतलब यहाँ पर है कि मेरे पास हतोत्साहित के सिवाय थका हुआ था, भूखा था, ये सब कुछ था लेकिन हतोत्साहित नहीं था। वही बता रहा लेखक कि मैं थका हुआ था, भूखा था, सब कुछ था लेकिन हतोत्साहित नहीं था। तो जस्ट अबाउट द टाइम ठीक उसी समय, व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सॉशन,
यानी जस्ट अबाउट टाइम यानी उस समय तक, व्हेन जब आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, आई रीच वही रीच पहुंचना होता है ना, लेकिन यहाँ पहुंचने का सेंस नहीं है, तो आई रीच्ड एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब पूर्ण रूप से, फिजिकल एग्जॉशन, फिजिकल एग्जॉशन मतलब होता है शारीरिक रूप से थकना, यानी और उस समय तक मैं पूरी तरीके से शारीरिक रूप से थक चुका था। आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइडवॉक वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड। तो आई केम अपॉन ए पोर्शन, आई केम मैं आया, अपॉन ए पोर्शन एक भाग पर, ऑफ ए स्ट्रीट एक गली के, यानी और उस समय आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, मैं उस गली के एक पोर्शन पर आया। व्हेयर द ब्रॉड साइड वॉक, व्हेयर जहाँ, द ब्रॉड साइड वॉक, ब्रॉड चौड़ा या विस्तृत, साइड वॉक का मतलब होता है जो सड़क का किनारा होता है, उस सड़क के किनारे को हम साइड वॉक बोलते हैं, यानी और मैं गली के उस भाग पर आया जहाँ द ब्रॉड साइड वॉक, विस्तृत एक चौड़ा सड़क का किनारा, वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, वाज एलिवेटेड ऊपर उभरा हुआ था या उठा हुआ था, कंसिडरेबली काफ़ी, यानी मैं सड़क के उस पोर्शन पर आया जहाँ सड़क का किनारा काफ़ी उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, आई वेटेड मैंने इंतज़ार किया, फॉर ए फ्यू मिनट्स कुछ मिनट तक, यानी मैं कुछ मिनट तक, कुछ समय तक के लिए इंतज़ार किया, टिल आई वाज श्योर जब तक कि मुझे विश्वास ना हो गया, दैट कि नो पैसर बाई कुड सी मी, कि अब कोई भी वहाँ से गुजरने वाला, पैसर बाई गुजरने वाला, कुड सी मी आगे नो लगा है तो नो उधर ले जाइएगा, यानी अब कोई भी गुजरने वाला नहीं, कुड सी मी मुझे देख सकेगा, यानी मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया जब तक कि मुझे विश्वास ना हो गया कि अब कोई भी गुजरने वाला मुझे देख सकता नहीं है, अब कोई भी वहाँ से गुजरने वाला मुझे नहीं देख सकता है, जब ये विश्वास हो गया, एंड देन और तब, क्रेब्ड अंडर साइड वॉक, और तब मैंने क्या किया, क्रेब्ड अंडर साइड वॉक, उस सड़क पर सरक गया, क्रेब्ड कर गया, एंड ले और लेट गया, फॉर द नाइट रात भर के लिए, ऑन द ग्राउंड उस ज़मीन पर, विथ माई चैसल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, विथ माई चैसल कैसे लेट गया, विथ माई चैसल अपने बस्ते के साथ, ऑफ क्लॉथिंग वही कपड़े के, जो कपड़े की जो उस बस्ते में कपड़े रखे हुए थे ना, तो उस कपड़े के बस्ते के साथ लेट गया, फॉर ए पिलो तकिया बना करके, कहने मतलब ये है। और फिर से देख लीजिए यहाँ से, मैं कुछ समय तक इंतज़ार किया जब तक कि मुझे विश्वास ना हो गया, या जब तक कि मुझे विश्वास ना हुआ कि अब कोई भी वहाँ से गुजरने वाला मुझे देख नहीं सकता है, और तब मैं उस सड़क के किनारे सरक गया, सड़क के किनारे में तो फिर सड़क पर लेट गया, और अपने उस बस्ते को एक तकिया बना करके उस ज़मीन पर रात भर के लिए लेट गया या लेटा रहा। नियरली ऑल नाइट, लगभग सारी रात, आई कुड हियर, मैं सुनता रहा या सुन सका, द ट्रम्प ऑफ फीट, ट्रम्प का मतलब होता है आवाज़, आगे फीट लगा ही है, वही पदचाप जिसे बोलते हो, कदमों की आवाज़ को हम अंग्रेजी में ट्रम्प बोलते हैं, तो द ट्रम्प ऑफ फीट यानी कदमों की आवाज़ को, ओवर माई हेड अपने सिर पर, यानी लगभग सारी रात मैं अपने सिर के पास पैरों की आवाज़ों को या पदचाप को सुन सका या सुनता रहा। तो फ्रेंड ये हम यहीं तक समाप्त करते हैं, इसका अगला हम वीडियो दूसरा सेकंड पार्ट आगे अपलोड करेंगे, नहीं तो बहुत लॉन्ग टाइम जा रहा है। Oh